वेलकम बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए, अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ डैनियल सेल देखेंगे। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोजेनिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, ये भी बताया। इलेक्ट्रोजेनिक सेल को हमने डिफाइन किया था, an electrochemical cell in which spontaneous redox reaction is carried out to generate electrical energy is called as electrogenic cell। और इलेक्ट्रोजेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनेसिस कहते हैं, बराबर है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हमें वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब वैसे ही इलेक्ट्रोजेनिक सेल का, जिसे हम गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल के नाम से जानते हैं, अब ये टॉपिक स्टार्ट करना है। अब इलेक्ट्रोजेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वानिक सेल, ये उनके जनरल नाम है, कॉमन नेम्स हैं, लेकिन उनको हम अलग अलग एग्जाम्पल है उनके। तो पहला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोजेनिक सेल का, वो है डैनियल सेल। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और गैल्वानिक सेल कौन है? डैनियल सेल है। तो इस डैनियल सेल के कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को हम विस्तार से इस चैप्टर में देख लेंगे। तो देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब एग्जाम के लिए, मैंने वापस से बता रहा हूँ आपको। तो आप ध्यान से और पूरे मतलब कंसंट्रेशन से लेक्चर अगर सुनोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। तो देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डैनियल सेल को। डैनियल सेल, it is the example of electrogenic cell, that is galvanic cell or voltaic cell। डैनियल सेल ये ऐसी इलेक्ट्रोजेनिक सेल है जिसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेल? देखो, प्राइमरी सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोजेनिक सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप तैयार होती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप तैयार होती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन प्राइमरी सेल? एन इलेक्ट्रोजेनिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड विद इन इटसेल्फ फ्रॉम केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेल। तो ऐसी इलेक्ट्रोजेनिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप तैयार होती है उसे बोला जाता है प्राइमरी सेल। दूसरा एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप तैयार नहीं होती, एमएससीबी ने तैयार की हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उस सेल में डालते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और जब जरूरत पड़ी उस केमिकल एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे टाइप के सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल और स्टोरेज सेल बोलते हैं। जैसे कि हमारा इन्वर्टर का बैटरी है, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं कर सकता, वो एमएससीबी ने तैयार की हुई इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब लाइन चली जाती है तब उस केमिकल एनर्जी को हम वापस किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज किया जा रहा है, इसलिए उसे सेकेंडरी सेल बोला जाता है या फिर स्टोरेज सेल बोला जाता है। तो डैनियल सेल ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, इट इज नॉट सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल की डेफिनेशन समझ में आ गई। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड विद इन इटसेल्फ फ्रॉम केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेल। तो डैनियल सेल प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप तैयार होती है। सेकेंडली, डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल सेल? आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब मालूम है? ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हम अपोजिंग फोर्स को माइन्यूटली, निग्लिजिबली बढ़ा देते हैं और प्रोसेस रिवर्स होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल। वैसे ही डैनियल सेल की रिएक्शन को हम थोड़ा सा एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा के क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल सेल। तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन पूछा गया तो क्या बताओगे डैनियल सेल का? तो डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल एंड रिवर्सिबल सेल। The cell in which cell reaction can be reversed just by increasing the opposing EMF, just by increasing the external EMF slightly greater than the EMF of cell is called as reversible cell।
मतलब सेल के ईएमएफ से ज्यादा ईएमएफ हम थोड़ा बहुत लगा देंगे सेल के सर्किट में, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे वक्त उसे बोला जाता है रिवर्सिबल सेल। तो डैनियल सेल हमारी प्राइमरी सेल है और रिवर्सिबल सेल है, इसलिए हम बोलेंगे डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल एंड रिवर्सिबल सेल। अब डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कोई भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल दो हाफ सेल से बनी रहती है, जाहिर है उसमें से एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी और दूसरी होगी रिडक्शन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल अलग अलग मटेरियल से बनी होगी अलग अलग इलेक्ट्रोजेनिक सेल में, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल में कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे कि डैनियल सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। Oxidation half cell consists of zinc rod dipped in ZnSO4 solution whose concentration is 1 molar. And a reduction half cell consists of copper rod dipped in a 1 molar copper sulfate solution. तो इस तरह से हम डैनियल सेल को बना सकते हैं। डैनियल सेल में दो हाफ सेल होंगी, एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होगी रिडक्शन हाफ सेल। डैनियल सेल की जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इट इज मेड अप ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4 एंड रिडक्शन हाफ सेल कैसे बनी है, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से डैनियल सेल में क्या होगी, दो हाफ सेल्स होंगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलार ZnSO4 एंड रिडक्शन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड डिप्ड इन 1 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये दो हाफ सेल को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया बाय मींस ऑफ मेटालिक वायर। ये देखो यहां पे ये जिंक रॉड और ZnSO4 ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये हमारी रिडक्शन हाफ सेल है। हमने रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एक्सटर्नली कनेक्ट किया बाय मींस ऑफ मेटालिक वायर। ये कोई तो भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, एल्यूमिनियम की वायर होगी या कॉपर की होगी। तो जिंक रॉड को मेटालिक वायर से मैंने जोड़ दिया कॉपर रॉड के साथ एंड इंटरनली मैंने दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। देखो मेटालिक वायर कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सॉल्ट ब्रिज कंडक्ट करेगा इंटरनली, दोनों सेल को कनेक्ट करेगा, दोनों सेल को इंटरनली कैसे, बाय मींस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। इसलिए सॉल्ट ब्रिज आयोनिक कंडक्टेंस दिखाएगा एंड मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस दिखाएगा। So these half cells are connected externally by means of metallic wire and internally by means of salt bridge. Salt bridge conducts, salt bridge connects the two half cell by means of ionic conductance and metallic wire connect the two half cell by means of electronic or metallic conductance. इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन, आयंस करते हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो डायग्राम में हमने डैनियल सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता ये बता दिया। तो यहां तक समझ में आया। तो डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद इन इटसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से भरनी नहीं पड़ती, बराबर है, ये अपने अंदर ही अंदर क्या करता है, केमिकल एनर्जी को अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी सेल रिएक्शन को मैं जब चाहे तब रिवर्स कर सकता हूं, कैसे, जस्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ईएमएफ स्लाइटली ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। कंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि डैनियल सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। हर इलेक्ट्रोजेनिक सेल दो हाफ सेल से बनी रहती है, एक होती है ऑक्सीडेशन एंड एक होती है रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल किससे बनी है, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड रिडक्शन हाफ सेल बनी है कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और डायग्राम में जैसे दिखाया वैसे हमने उनको इंटरनली एंड एक्सटर्नली कनेक्ट किया है। अब करंट सर्किट में से पास हो रहा कि नहीं ये देखने के लिए हमने यहाँ पे मेटालिक वायर को क्या जोड़ दिया है, छोटा सा बल्ब लगा दिया है। मतलब जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लग गया मतलब क्या होगा, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा, इसका हमें प्रूफ मिल जाएगा। इसलिए जैसे ये कनेक्शन कंप्लीट होते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो होने लगता है, जो हमें बता देता है कि करंट इज जनरेटेड। तो डायग्राम में इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यह है उसका कंस्ट्रक्शन, बराबर है। अब भाई ये इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने आप जनरेट कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस अपने आप फ्लो कैसे होते हैं, तो ये देखने के लिए हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल देखेंगे और बाद में फिर रिडक्शन हाफ सेल देखेंगे। तो देखो वर्किंग में हम पहले देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या माहौल बन रहा है, बाद में देखेंगे रिडक्शन हाफ सेल में परिस्थिति क्या है। तो जैसे ही डैनियल सेल बनाने के लिए मैं जिंक हाफ सेल बनाऊंगा जिसको मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल नाम दिया है, और दूसरी एक सेल बनाऊंगा हाफ सेल
जिसका नाम होगा कॉपर हाफ सेल। अब जिंक हाफ सेल कैसे बनाता हूं मैं? जिंक रॉड को लेता हूं और 1 मोलर ZnSO4 में डुबा के रखता हूं। अब भी मैंने किसी के साथ इसे कनेक्ट नहीं किया है। अभी कंसीडर क्या करना है आपको कि मैंने जिंक हाफ सेल को किसी से भी कनेक्ट नहीं किया है। जिंक हाफ सेल एकलौती एक है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो जब मैं जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो यहां पे Zn के एटम्स एंड Zn डायपॉजिटिव आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जिंक रॉड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब जिंक रॉड डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है किसके साथ? Zn डायपॉजिटिव आयन के साथ। अब जिंक मेटल है, मेटल के ऑक्सीडेशन में जाने की भी टेंडेंसी है, बराबर है। तो मेटल शोज टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एट द सेम टाइम मेटल कटायंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिडक्शन में भी जाने की टेंडेंसी दिखाते हैं। मतलब यहां पे जिंक एटम भी है और जिंक कटायंस भी है। जिंक एटम ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी दिखाते हैं एंड जिंक कटायंस जो है वो रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी दिखाते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। जब मैंने जिंक रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया तो मेरी जिंक हाफ सेल बन चुकी है। अब इस जिंक हाफ सेल के अंदर क्या हालात है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे मैं जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डुबा के रखता हूं तो वहां पे जिंक एटम ऑक्सीडाइज हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम Zn डायपॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? रिड्यूस भी हो सकते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं वो क्या होगी? दोनों डायरेक्शन में होगी, बराबर है। जिंक एटम फ्रॉम द रॉड may get converted into Zn डायपॉजिटिव आयन by losing 2 इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है कि जिंक एटम ऑक्सीडाइज हो जाए Zn डायपॉजिटिव आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या हो सकता है सॉल्यूशन में से Zn डायपॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर से गेन करे और किस में कन्वर्ट हो जाए? जिंक में। तो ये दोनों रिएक्शन यहां पे साथ साथ चलती है, बराबर है। तो ऐसा नर्स का कहना है। तो नर्स के कहने के अनुसार जब भी हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके ही सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं तो वहां पे दोनों प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड रिडक्शन ऑफ मेटल कटायन। और ये दोनों प्रोसेस कैसी चलती है? साइमल्टेनियसली चलती है। और इसलिए मैंने यहां पे रिवर्सिबल एरो दिखाया। तो जब मैं जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करके रखूंगा तो जिंक ऑक्सीडाइज भी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, एट द सेम टाइम सॉल्यूशन में से Zn डायपॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों टेंडेंसीज को ऑब्जर्व किया, ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी को एंड रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी को, तो हमने देखा कि जिंक की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है और रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी क्या है? कम है। तो it is observed that zinc atom has greater tendency to undergo oxidation by losing 2 electron than tendency of zinc cation to get reduced। मतलब जिंक कटायन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है एंड जिंक एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब Zn डायपॉजिटिव आयन फास्टली तैयार होंगे, बराबर है, एंड Zn डायपॉजिटिव आयन स्लोली रिड्यूस होंगे। तो एज अ रिजल्टेंट नेट रिएक्शन कौन सी रहेगी फिर? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। ये रिएक्शन ज्यादा हो रही है और ये रिएक्शन कम हो रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्टली हो रही है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। आपको ये समझ में आया बच्चों? देखिए, जिंक की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी। और जिंक कटायन जो है बराबर स्टेबल है, अच्छे से स्टेबल है सॉल्यूशन में, इसलिए उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है? कम है। इसलिए रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी कम और ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? जिंक के एटम्स एज अ रिजल्टेंट सॉल्यूशन में चले जाएंगे Zn डायपॉजिटिव आयन बनकर और जाते जाते अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर कहां रखेंगे? इस रॉड के सरफेस पर रखेंगे। तो as zinc atom possess greater tendency to undergo oxidation than tendency of Zn dipositive ion to undergo reduction, what happens? As a resultant, few Zn atoms get dissolved in a solution in the form of Zn dipositive ion, leaving behind 2 electron on the surface of electrode. तो वन बाय वन कई सारे जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर आयन बनकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे और जाते जाते 2-2 इलेक्ट्रॉन रॉड के सरफेस पर जमा करते जाएंगे। इसलिए रॉड के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने की वजह से रॉड क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज रॉड के सरफेस पर एक्यूमुलेट होगा।
एंड जिंक का जो सॉल्यूशन था ZnSO4 सॉल्यूशन, उसमें कंटिन्यूअसली Zn डाई पॉजिटिव आयन आ रहे Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ते जा रही है, मतलब सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ गई। पहले क्या था, 1 मोलार ZnSO4 था, 1 मोलार ZnSO4 में 1 मोल Zn डाई पॉजिटिव आयन थे एंड 1 ही मोल क्या थे, SO4 डाई नेगेटिव आयन। जब जिंक रॉड डिप करने का था, जिंक रॉड डिप करने से पहले Zn डाई पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव आयन की संख्या क्या थी, बराबरी की थी। इसलिए सॉल्यूशन पर टोटल चार्ज कितना था, 0। जितने Zn डाई पॉजिटिव आयन थे उतने ही SO4 डाई नेगेटिव आयन थे। इसलिए शुरुआत में जिंक रॉड डुबाने से पहले टोटल चार्ज कितना था, सॉल्यूशन में 0 था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या सेम थी, इसलिए टोटल चार्ज 0। लेकिन जैसे मैंने जिंक रॉड को डुबाया, जिंक की ऑक्सीडेशन को फेवर किया जाएगा, जिंक की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए जिंक के एटम 1 बाय 1 क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, नए Zn डाई पॉजिटिव आयन तैयार होते जाएंगे। इसलिए समय के साथ क्या होगा, Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ते जाएगी, किससे, SO4 डाई नेगेटिव आयन के तुलना में। SO4 डाई नेगेटिव आयन तो बढ़ेंगे नहीं, Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो टाइम के साथ Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ती जाएगी, SO4 डाई नेगेटिव आयन से वो ज्यादा हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन में जितने Zn डाई पॉजिटिव आयंस है उतने SO4 डाई नेगेटिव आयंस नहीं है। SO4 डाई नेगेटिव आयंस की संख्या कम है और Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि Zn डाई पॉजिटिव आयन नए तैयार हुए। इसलिए ये जो नए तैयार होने वाले Zn डाई पॉजिटिव आयन है, उनको नलीफाई करने के लिए वहां पे पर्याप्त संख्या में SO4 डाई नेगेटिव आयन नहीं है, तो एक्स्ट्रा के Zn डाई पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के आजू बाजू में जमा हो जाएंगे। तो excess of Zn डाई पॉजिटिव आयन which are formed get accumulated around negatively charged surface of electrode। अब देखो सॉल्यूशन बन चुका है पॉजिटिवली चार्ज एंड रॉड बन चुका है नेगेटिवली चार्ज। तो रॉड में और सॉल्यूशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ। तो जब मैं कभी किसी रॉड को कभी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डुबा के रखता हूं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है वहां पे उसे क्या बोला जाता है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential developed at an electrode when it is dipped in a solution of its own ion is called as single electrode potential। तो ठीक उसी तरह से जिंक रॉड के पास भी अपना एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार हुआ है। क्यों तैयार हो गया है, क्योंकि रॉड बन गया है नेगेटिवली चार्ज एंड सॉल्यूशन बन गया है पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन इज रिच इन पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। सॉल्यूशन इज रिच इन पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन इज डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज, मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्जेस क्या है, कम है। ऐसे हालात यहां पे तैयार हो चुके हैं जिंक रॉड जब मैंने ZnSO4 में डिप करके रखा है। तो वापस देख लो एक बार, जिंक हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयन, इसलिए रिएक्शन गेट शिफ्टेड मोर एंड मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपेंस, नेट ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एटम ऑकर्स। उसकी वजह से जिंक के एटम रॉड के सरफेस पर से सॉल्यूशन में निकल जाएंगे Zn डाई पॉजिटिव आयन बन के। जाते जाते वो इलेक्ट्रॉन दो इस रॉड पर रखे जाएंगे, इसलिए रॉड क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज। एंड जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज से रिच हो रहा है, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्जेस की संख्या कम होते जा रही है। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच में क्या तैयार हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ कैन यू डिफाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इस रॉड पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। IUPAC सिस्टम के अनुसार हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्स ऑन अ जिंक इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हालत बन गए, जिंक हाफ सेल में सॉल्यूशन है रिच इन पॉजिटिव चार्ज एंड रॉड है रिच इन इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया बच्चों ये?
तो ये हालात है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के, मतलब जिंक हाफ सेल के। अब हम देखेंगे रिडक्शन हाफ सेल में क्या हालात होंगे। तो रिडक्शन हाफ सेल में हमने कॉपर रॉड को इमर्स किया है, डीप किया है, किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां पे भी हमेशा की तरह क्या होगा? CO एटम ऑक्सीडाइज होंगे CO डाइपॉजिटिव आयन में जस्ट बाय लिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एट द सेम टाइम CO डाइपॉजिटिव आयन क्या होंगे? रिड्यूस होंगे CO एटम में बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड। तो कॉपर हाफ सेल में क्या हालात बनेंगे वो अब हम देख रहे हैं। तो देखिए इधर कॉपर रॉड मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, अब भी मैंने इसे किसी और के साथ कनेक्ट नहीं किया है, बिफोर कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ये भी बिफोर कनेक्शन की बात थी, ये भी बिफोर कनेक्शन की बात है। तो मैंने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा के रख दिया। तो यहां पे क्या होगा? अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, उसके पहले हालात क्या होंगे? तो यहां पे कॉपर है, कॉपर मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी रहती है किसमें? ऑक्सीडेशन में जाने की। तो कॉपर शोज द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म CO डाइपॉजिटिव आयन बाय लिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम सॉल्यूशन में से जो CO डाइपॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो सकते हैं? कॉपर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेगी, लेकिन दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है। तो जब हम कॉपर हाफ सेल की बात करते हैं तो हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि कॉपर की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी से कॉपर डाइपॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। मतलब CO डाइपॉजिटिव आयन रैपिडली फास्टली अंडरगो रिडक्शन एंड कॉपर एटम स्लोली अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन थोड़ी सी होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी। तो एज अ रिजल्टेंट वहां पे फिर नेट रिएक्शन कौन सी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब नेट रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन ऑफ CO डाइपॉजिटिव आयन। डू यू गॉट इट? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इधर, जब मैं कॉपर हाफ सेल की बात करता हूं तो क्या होगा? CO डाइपॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर एटम के ऑक्सीडेशन में जाने के टेंडेंसी से, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के तुलना में। तो यहां पे नेट रिएक्शन होगी रिडक्शन ऑफ CO डाइपॉजिटिव आयन। बराबर है। अब CO डाइपॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में है, वो CO डाइपॉजिटिव आयन इस कॉपर रॉड के पास जाएंगे और कॉपर रॉड के पास जाकर कॉपर रॉड के सरफेस पे से 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बराबर है। तो CO डाइपॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, और वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकाल लेंगे, कॉपर रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और खुद किस में कन्वर्ट होंगे? कॉपर सॉलिड में। तो CO डाइपॉजिटिव आयन कॉपर रॉड के पास जाकर 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, और ये कॉपर सॉलिड इस कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होगा। तो समय के साथ हम देख रहे हैं कि कॉपर सॉल्यूशन में से रॉड पर डिपॉजिट हो रहा, लेकिन ऐसा होते होते क्या हो रहा है? CO डाइपॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहे हैं। सॉल्यूशन में CO डाइपॉजिटिव आयन की संख्या कम हो रही है। पहले 1 मोलर CuSO4 था, मतलब CO डाइपॉजिटिव आयन 1 मोल थे एंड SO4 डाइनेगेटिव आयन भी 1 मोल थे। मतलब दोनों आयन की संख्या सेम थी, चार्जेस की भी संख्या सेम थी, इसलिए टोटल चार्ज कितना था? 0। लेकिन समय के साथ CO डाइपॉजिटिव आयन रिड्यूस होते जा रहे हैं, CO डाइपॉजिटिव आयन गायब होते जा रहे हैं बाय अब्सॉर्बिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन में CO डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो एक समय आएगा कि CO डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन SO4 डाइनेगेटिव आयन से काफी कम हो जाएगा। तो समय के साथ as a CO डाइपॉजिटिव आयन अंडरगो रिडक्शन, concentration of CO डाइपॉजिटिव आयन falls, CO डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन SO4 नेगेटिव आयन से कम होगा। मतलब जो सॉल्यूशन पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, CO डाइपॉजिटिव आयन SO4 डाइनेगेटिव आयन की संख्या सेम होने की वजह से, लेकिन अब CO डाइपॉजिटिव आयन 1 by 1 सॉल्यूशन में से गायब हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस गायब हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस की संख्या कम हो रही है और नेगेटिव चार्जेस की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बनेगा, तो सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो इस रॉड के आजू बाजू में गैदर हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन बना नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि CO डाइपॉजिटिव आयन की संख्या कम हुई, पॉजिटिव चार्जेस गायब हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस का गायब होना मतलब नेगेटिव चार्जेस का बढ़ना होता है, इसलिए सॉल्यूशन बना नेगेटिवली चार्ज आयन। बराबर है। रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? तो जब भी सॉल्यूशन में से CO डाइपॉजिटिव आयन रॉड के पास जाएंगे तो रॉड के सरफेस पर से 2-2 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, रॉड के सरफेस पर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो रॉड क्या बनेगा रे? पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो यहाँ पे
कॉपर डाइपॉजिटिव आयन के रिडक्शन की वजह से क्या हुआ, CO डाइपॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से कॉपर रॉड के पास आए, उन्होंने कॉपर रॉड के सरफेस पर से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसलिए कॉपर रॉड बना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज एंड सॉल्यूशन बना नेगेटिवली चार्ज। तो ये सॉल्यूशन बना रिच इन नेगेटिव चार्ज एंड डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। तो ये हालात बन गए कॉपर हाफ सेल में। तो आपको बच्चों ये समझ में आया। तो कॉपर हाफ सेल क्या बना, सॉल्यूशन रिच इन नेगेटिव चार्ज बना एंड सॉल्यूशन क्या बना, डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, मीनिंग सेम ही है, लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है। डू यू गॉट इट? तो ये हालात होते हैं रिडक्शन हाफ सेल में। अब ऐसे दो हाफ सेल को हम एक्सटर्नली एंड इंटरनली कनेक्ट करेंगे बाय मीन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड बाय मीन्स ऑफ कॉपर मेटेलिक वायर। अब देखो, तो ये आपको समझ में आया है। तो अब यहां पे हम देख लेते हैं। तो देखो, यहां पे हमने दोनों सेल को अब कनेक्ट किया है। दोनों सेल को मैंने कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके, मैंने जिंक हाफ सेल क्या बना देखा था, क्या बताया था, इट इज रिच इन पॉजिटिव चार्ज, it is deficient in नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बना था, क्योंकि एक्सेस ऑफ Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार हुए थे। तो Zn डाइपॉजिटिव आयन के तैयार होने से सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बना, बराबर है। पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए, मतलब हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस की संख्या कम हुई। तो इसलिए मैंने यहां पे कहा कि सॉल्यूशन इज रिच इन पॉजिटिव चार्ज एंड डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज। तो देखो मैं प्रॉपरली यहां पे लिखता हूं, रिच इन पॉजिटिव चार्ज। आप वीडियो को रिवाइंड करके, सॉरी रिवर्स करके देख सकते हैं, डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज, बराबर है। वही रिडक्शन हाफ सेल के हालात अभी अभी हमने देखा है, बराबर है। रिडक्शन हाफ सेल के हालात हमने अभी अभी देखे, वहां पे क्या हुआ है, सॉल्यूशन इज CO डाइपॉजिटिव आयन रिडक्शन में जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गायब हो रहे हैं, इसलिए वहां पे वो डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज बना है। जैसे जैसे CO डाइपॉजिटिव आयन गायब हो रहे हैं ड्यू टू रिडक्शन, SO4 डाइनेगेटिव आयन की संख्या बढ़ रही है, मतलब कॉपर हाफ सेल जो है वो क्या है, रिच इन नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहां तक आपको समझ में आए। अब ऐसे दो सेल को जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बने थे, अब ये जो जिंक कॉपर रॉड है, इस कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया था और सॉल्यूशन क्या बना था, नेगेटिवली चार्ज। CO डाइपॉजिटिव आयन कंटिन्यूअसली गायब होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए ये सॉल्यूशन क्या बना, रिच इन नेगेटिव चार्ज बना, डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन बना नेगेटिवली चार्ज एंड रॉड बना पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा रॉड के और सॉल्यूशन के बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कभी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन से डेवलप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं। According to IUPAC system, the potential developed due to reduction is taken as positive and the potential developed due to oxidation is taken as a negative. तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये मैं इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन की वजह से रॉड पर ढेर सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए, और यहाँ पे सरफेस ऑफ रॉड पर क्या हुए रहे, ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए। सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज इसके आजू बाजू में जमा हुए और सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज जिंक रॉड के आजू बाजू में गैदर हो जाएंगे। तो देखो आपको डायग्राम में क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जिंक पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज था, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज था, उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल का अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। द पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पे रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, उसे हमने क्या कहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो कॉपर रॉड बना पॉजिटिवली चार्ज, जिंक रॉड बना नेगेटिवली चार्ज, बराबर है। तो देखिए इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल इन रॉड पर डेवलप हो गए ड्यू टू सच टेंडेंसीज।
जिंक के ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है रिडक्शन से, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। एंड कॉपर की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीडेशन से, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं एंड पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। अब देखो जरा इस डायग्राम को गौर से देखो। अब ये जो जिंक रॉड है भाई, ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो कॉपर रॉड है ये डेफिशिएंट इन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्जेस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो डिफ्यूजन फिनोमिनॉन से इलेक्ट्रॉन अपने आप हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होंगे, माइग्रेट होंगे। तो यहाँ पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, चार्जेस माइग्रेट हो रहे हैं, अपने आप माइग्रेट हो रहे हैं। और जब चार्जेस माइग्रेट होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है। तो यहां पर जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज है, कॉपर रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिंक रॉड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर रॉड इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप खुद होके माइग्रेट होंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड थ्रू एक्सटर्नल वायर। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे जिंक रॉड टू कॉपर वायर थ्रू एक्सटर्नल वायर। क्यों माइग्रेट होंगे उसका रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि जिंक रॉड रिच इन नेगेटिव चार्ज है, रिच इन इलेक्ट्रॉन है एंड कॉपर रॉड डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज है। तो जिंक रॉड रिच इन नेगेटिव चार्ज, कॉपर रॉड डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अपने आप माइग्रेट हो रहे, करंट क्या होगा, कंडक्ट होगा। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव, करंट क्या होगा, वहां पे जनरेट होगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, एक्सटर्नल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे, क्यों मूव हो रहे उसका भी कारण समझ में आया। जिंक है नेगेटिवली चार्ज एंड कॉपर है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जिंक है इलेक्ट्रॉन रिच एंड कॉपर पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे, अपने आप मूव हो रहे, करंट जनरेट होगा। अब रही इंटरनल कंडक्टेंस की बात, तो हमने इन दो हाफ सेल में क्या डाल दिया है, सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, एक लिम एक हाफ सेल में, दूसरा लिम दूसरे हाफ सेल में। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा इंटरनली बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसके तरफ ध्यान दो। जिंक हाफ सेल क्या भाई, रिच इन पॉजिटिव चार्ज है एंड कॉपर हाफ सेल क्या है, डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार हो रहे कंटिन्यूसली, यहाँ पे कंटिन्यूसली CO डाइपॉजिटिव आयन गायब हो रहे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज में रिच है और ये पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंट है। तो ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज रीजन है। तो जिंक का सॉल्यूशन जो है उसमें पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है और एक कॉपर का सॉल्यूशन जो है उसमें पॉजिटिव चार्जेस कमी है उसकी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन सॉल्ट ब्रिज के मतलब कौन, के पॉजिटिव। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, के पॉजिटिव आयन माइग्रेट होंगे अगेन ड्यू टू डिफ्यूजन। देखो मेरी बात सुनो कॉन्सेंट्रेशन से। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वहां पे Zn डाइपॉजिटिव कंटिन्यूसली तैयार हो रहे, मतलब वहां पे Zn डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, ज्यादा है। यहाँ पे CO डाइपॉजिटिव आयन कंटिन्यूसली रिडक्शन में जा रहे, CO डाइपॉजिटिव आयन की संख्या कम हो रही है। तो ये है डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज और ये रीजन है रिच इन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्जेस विल माइग्रेट ड्यू टू डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन विच इज रिच इन पॉजिटिव चार्ज टू द रीजन विच इज डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज। इसलिए के पॉजिटिव आयन विल मूव फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। डायरेक्शन ध्यान में रखो, के पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज विल मूव फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। डू यू गॉट इट। आयन माइग्रेट हो रहे, चार्जेस माइग्रेट हो रहे, करंट क्या होगा, कंडक्ट होगा। यही नहीं, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, कॉपर हाफ सेल इज रिच इन नेगेटिव चार्ज एंड जिंक हाफ सेल इज डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे CO डाइपॉजिटिव आयन कंटिन्यूसली गायब हो रहे, इसलिए सॉल्यूशन में SO4 डाइनेगेटिव आयन की संख्या बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है। CO डाइपॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है क्योंकि Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार हो रही इसलिए। तो ये जो जिंक हाफ सेल है वो डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज है एंड ये जो कॉपर हाफ सेल है ये रिच इन नेगेटिव चार्ज है। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयंस Cl नेगेटिव आयंस माइग्रेट होंगे।
तो Cl नेगेटिव आयंस भी डिफ्यूजन की वजह से माइग्रेट होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। बराबर है। Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट हो रहे कॉपर हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल एंड K पॉजिटिव आयन माइग्रेट हो रहे जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। तो इस तरह से K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन दोनों माइग्रेट हो रहे हैं और जब आयंस माइग्रेट होते हैं तो आयनिक कंडक्टेंस दिखाते हैं, करंट वहां पे जनरेट होगा, सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बराबर है, समझ में आया यहाँ पे। तो नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम द सॉल्व ब्रिज कहां से कहां मूव हो रहा है, कॉपर हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल, क्योंकि कॉपर हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जिंक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज कमी है, इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट हो रहे। पॉजिटिव आयन कहां से कहां माइग्रेट हो रहे, जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल, क्योंकि जिंक हाफ सेल रिच इन पॉजिटिव चार्ज है एंड ये हाफ सेल क्या है, डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए K पॉजिटिव आयन जिंक टू कॉपर हाफ सेल जा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे मैं सॉल्व ब्रिज दो हाफ सेल में डाल दूंगा तो आयंस माइग्रेट होने लगेंगे इंस्टेंटली और एक करंट भी इंस्टेंटली माइग्रेट होने लगेंगे। तो एज सून एज सर्किट इज कंप्लीटेड चार्जेस मूव, करंट विल बी जनरेटेड एंड लाइट्स लिट्स अप। बराबर है, इस तरह से लाइट क्या होगा, लिट अप होगा। समझ में है। तो इस तरह से डिफ्यूजन फिनोमिनॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हो, K पॉजिटिव आयन हो या Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट होते हैं। K पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन पूछी जाएगी बच्चों आपको, तो क्या बताओगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल। इन एवरी इलेक्ट्रोजेनिक सेल K पॉजिटिव आयन कहां से कहां माइग्रेट होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल एंड Cl नेगेटिव आयन विल माइग्रेट फ्रॉम रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हर एक इलेक्ट्रोजेनिक सेल में यही माहौल रहेगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल बदल जाएंगे, सॉल्यूशन बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज आयंस सेम रहेगा। K positive will always flow from oxidation to reduction of cell and Cl negative ion will always flow from reduction of cell to oxidation of cell। क्यों फ्लो होगा ये देख लो, मैंने स्टेटमेंट्स लिख के रखे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होंगे वो भी देख लो, चार्जेस को देख लो। बराबर है। इस वजह से सर्किट कंप्लीट जब हो जाता है तो चार्जेस डिफ्यूजन की वजह से फ्लो होने लगते हैं और जब भी कभी सर्किट में चार्जेस फ्लो होंगे करंट जनरेट होगा और इसका प्रूफ हमें मिलेगा जब ये लाइट लीट अप होगा। तो जैसे लाइट लीट अप होगा तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड विद इन द सेल इटसेल्फ फ्रॉम केमिकल एनर्जी। समझ में आया यहाँ पर। अब देखो ये जो सॉल्व ब्रिज है इसके हमने फंक्शन देखे थे। क्या देखे था फंक्शन, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल इंटरनली बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। ये आयंस माइग्रेट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इसलिए ये सॉल्व ब्रिज दोनों हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट कर रहा है बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। ये समझ में आ गया पहला फंक्शन। दूसरा, अब देखो यहां पे अगर एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार हुआ, यहां पे अगर एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार हुआ तो रॉड के सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, दो। वही दो इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक वायर के थ्रू इस कॉपर रॉड के पास जाएंगे और कॉपर रॉड वही दो इलेक्ट्रॉन बांट देगा। समझो मेरी बात को, जब जिंक का एक एटम ऑक्सीडाइज होगा दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर तो जिंक रॉड पर दो इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। जिंक रॉड वही दो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहां भेजेगा, कॉपर रॉड के पास। कॉपर रॉड वही दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक रॉड से आए हैं उन्हें बांट देगा सॉल्यूशन में CO डायपॉजिटिव आयन को। बराबर है, वहां पे बांट देगा CO डायपॉजिटिव आयन को। अब देखो जब यहां पे एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार होगा मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस तैयार होंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए दो Cl नेगेटिव आयन इधर उतर जाएंगे। जैसे ही एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार होगा सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो उसको नलीफाई करने के लिए सॉल्व ब्रिज के दो Cl नेगेटिव जिंक हाफ सेल में उतर जाएंगे टू नलीफाई द चार्ज। मतलब एक Zn डायपॉजिटिव आयन जैसे तैयार होगा as soon as one Zn डायपॉजिटिव आयन is formed here two Cl नेगेटिव आयन enters in this oxidation half cell। दो पॉजिटिव को दो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, माइनस। वही दो इलेक्ट्रॉन इस वायर से मेटेलिक वायर से मूव होकर यहां तक आएंगे और कॉपर रॉड वही दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो एक CO डायपॉजिटिव आयन गायब हो जाएगा। जैसे कॉपर रॉड दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो एक CO डायपॉजिटिव आयन गायब होगा, दो पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। दो पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही कम हो जाएंगे तो उसको उस कमी को पूरा करने के लिए दो K पॉजिटिव आयन इधर उतर जाएंगे। बराबर है। मतलब जैसे यहाँ पे एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार होता है वैसे यहाँ पे एक CO डायपॉजिटिव आयन उतने समय में गायब होता है। यहाँ पे एक Zn डायपॉजिटिव आयन तैयार हुआ, दो पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा, दो पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा तैयार हुए तो उन्हें खत्म करने के लिए दो Cl नेगेटिव आयन उतर जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक
झड़न डायपॉजिटिव आयन तैयार होता है उतने ही समय में यहाँ पे एक CO डायपॉजिटिव आयन गायब होता है। जैसे एक CO डायपॉजिटिव आयन गायब होगा 2 K पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे, बराबर है। मतलब जब 2 Cl नेगेटिव आयन इधर आते हैं उसी समय में 2 K पॉजिटिव आयन इधर जाएंगे। मतलब K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन का स्पीड कैसा है, सेम है, इक्वल नंबर में फ्लो हो रहे हैं। मतलब दोनों इक्वल स्पीड से मूव हो रहे हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट नंबर भी सेम होगा। और वो मूव किस लिए हो रहा है, इन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए। देखो जैसे मैं सॉल्ट ब्रिज डाल दूंगा तो दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, दोनों सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएंगे। और उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए ही तो ये आयंस मूव हुए थे, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो इस तरह से ये डैनियल सेल का वर्किंग है और यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो हमने बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं डाली थी, ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहा, इसलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी सेल। अब इस सेल को मैं जब चाहे तब क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ। यहाँ पे एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ के, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो एक्सटर्नल ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल? तो जब मैं 1 मोलार ZnSO4 1 मोलार CuSO4 लेता हूँ और टेम्परेचर 298 मेंटेन करता हूँ, तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 सेम होंगे और कितने होंगे 1 मोलार, तब पोटेंशियल कितना डेवलप होता है 1.1 वोल्ट। तो इसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल मैंने यहाँ पे अगर अरेंज कर दिया एक्सटर्नली तो क्या होगा, सेल रिएक्शन उल्टी होगी। जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस होगा और कॉपर जो रिड्यूस हो रहा था वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम इस सेल को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल ईएमएफ क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। समझो 1.5 वोल्ट का मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ दिया इस सर्किट में, तो सेल रिएक्शन पूरी उल्टी हो जाएगी। मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होने के बजाय रिड्यूस होगा एंड कॉपर रिड्यूस होने के जगह पे ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए इस सेल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। तो ये था बच्चों वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, आपको समझ में आया होगा। तो देखो समय के साथ जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए जिंक रॉड की साइज समय के साथ क्या होगी, कम होगी, वो गलते जाएगा। और कॉपर रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है तो कॉपर रॉड की साइज समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डैनियल सेल जिंक रॉड डिक्रीजेस इन साइज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ जिंक इन सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड ग्रोज इन साइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट, बराबर है। तो इस तरह से ये पॉइंट है। अब मैं डैनियल सेल का ईएमएफ बढ़ाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हम स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मतलब शांति से हमें देखते आएगा, ये लेक्चर बहुत ही अब लंबा हो जाएगा तो आपको उसके लिए ज़्यादा नेट भी लगेगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम नेट में हमारे वीडियोस देखते आए, इसलिए हम वीडियोस को कॉम्प्रेस करते हैं। लेकिन कॉम्प्रेस करने के बाद उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो हम कॉम्प्रेस वगैरह करके आपको ज़्यादा खर्चा ना आए इसलिए हम वीडियोस की लेंथ जानबूझकर छोटी रख रहे हैं। 30-30 मिनट का एक एक वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, देख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।